आप देख रहे हैं विंध्य की कचहरी अंचित गौतम के साथ। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज विंध्य की कचहरी पर हम एक ऐसे समसामयिक विषय पर, एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए विशेष मेहमान को आमंत्रित कर रहे हैं, जो हमारे देश का इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। ना कि स्थानीय स्तर पर, ना ही केवल प्रादेशिक स्तर पर, अपितु पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा यानी यूजीसी। आइए इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अधिवक्ता, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, एडवोकेट बद्री मिश्रा। और दूसरे कटघरे पर एक ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से समर्थित हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं प्रभारी उत्तर प्रदेश। आप सबके जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं श्री कुंवर सिंह पटेल। एक बार जोरदार तालियां। और आज इस डिबेट पर, निर्णायक की भूमिका पर, जज की भूमिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता, आप सबके जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं पश्चिम मध्य रेलवे सदस्य और मंडी उपाध्यक्ष। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें एडवोकेट सुधीर शुक्ला। स्पॉन्सर बाय साक्षी लॉ कॉलेज बढ़ौरा सीधी, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सीधी, अक्षत रेजिडेंसी सीधी, पावर्ड बाय टीकेएन प्राइम न्यूज। और विंध्य की कचहरी पर हमारे दोनों मेहमान कटघरे पर उपस्थित हो चुके हैं। आज हम उन समसामयिक विषयों पर बात करेंगे जो सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं, विंध्य का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, अपितु पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है, जहां हम अपनों से ही राजनीति में, अपनों से ही युद्ध में और देश को गृह युद्ध की ओर रुख करने में मजबूर कर रहे हैं। विंध्य की कचहरी की कार्यवाही शुरू हो उससे पूर्व आज के हम निर्णायक, आज के जज माननीय जी से हम आग्रह करेंगे कि आज की कार्यवाही शुरू करने की इजाज़त दी जाए। कार्यवाही शुरू करने की इजाज़त दी जाती है। विंध्य की कचहरी पर हमारे दोनों कटघरे पर एक तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री मिश्रा और दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सिंह पटेल हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो अपनी पैरवी स्वयं करेंगे। हम सबसे पहले अपना सवाल, जो वर्तमान समय का सबसे बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, यूजीसी, वहीं से अपने हम सवाल को प्रारंभ करते हैं। और मैं सबसे पहला सवाल स्वागत करते हुए, यूजीसी वर्तमान में राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक एक्ट लागू किया गया है जो कॉलेज में छात्रों के हित को देखते हुए ये लागू किया गया कि समानता बढ़े। भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार को ऐसा लगता है कि अभी भी छुआछूत सक्रियता के साथ कॉलेज में पाई जाती है। इस पर आपके विचार क्या हैं? और तब विचार मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं, जब आप एक कांग्रेस समर्थित व्यक्तित्व हैं, आपकी यूजीसी पर क्या टिप्पणी होगी? ये देश एक संविधान एक विधान पर चलता है। देश में आज़ादी के बाद देश का संविधान लागू किया गया कि हर जगह इस देश में आप पहले अगर जाएंगे तो छुआछूत की एक बीमारी थी, मैं तो बीमारी ही कहूँगा, बीमारी थी। यहाँ तक कि परछाई तक में यदि परछाई पड़ जाए तो लोगों को कोड़े बरसाए जाते थे। ये वही देश है जहाँ पढ़ने लिखने की इजाज़त लेडीजों को नहीं थी, औरतों को नहीं थी। ज्योतिबा बाई फूले, सावित्री बाई फूले जी ने संघर्ष करके महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार दिया। ये वही देश है जहां आजादी के पूर्व तक और संविधान लागू होने के बाद और आज भी ये जो यूजीसी का मुद्दा आपने किया है, बताया है, ये एक रिपोर्ट है, संसदीय समिति बनी जिसने ये देखा कि आज भी उसकी रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं, ये राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की गई है कि 118% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के, विकलांग वर्ग के और निर्धन, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उनके साथ अत्याचार बढ़ा है और प्रतिदिन एक
ST SC OBC के छात्र के साथ अत्याचार हो रहा है, यह राज्यसभा में रिकॉर्ड है। तो उसके हिसाब से यूजीसी में जब सरकार ने ये देखा, उस रिपोर्ट को लोकसभा में भी पेश किया गया, तो जब सरकार ने ये माना कि अगर इस अत्याचार को रोकना है तो हमको ऐसे कानून को आगे बढ़ा देना चाहिए, ताकि ये देश समानता का देश है, देश में सबको पढ़ने का अधिकार है। इसीलिए यूजीसी का जो ये नया कानून आया, इस पर विसंगति नहीं है। हाँ, समझने का फेर है, और जो समझ गया वो विरोध नहीं करता, जो ना समझ है उसके लिए कुछ कहें। चलिए, इसमें बातें कई सारी निकल के आ रही हैं, लेकिन मैं वही ठीक सवाल इधर हमारे दूसरे पक्ष पर बद्री मिश्रा जी हैं, मैं कुंवर सिंह पटेल जी की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित भी हैं, लेकिन ब्राह्मण भी हैं। ऐसी परिस्थिति पर आप यूजीसी पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप पटेल जी की बातों से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो कितना सहमत हैं और क्यों सहमत हैं? अगर नहीं है तो क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि आपने बताया कि भाई साहब कांग्रेस से हैं और मैं बीजेपी से कहीं न कहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा काम उन्होंने कर दिया, उनका काम मैं करता हूँ जी। तो अभी जो बात उन्होंने कही मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े विद्वत व्यक्ति हैं। 1956 में एक आयोग बना यूजीसी, हालांकि वो अंग्रेजों के समय पर भी था, लेकिन वो स्वतंत्र भारत में 1956 में प्रभाव में आया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो कई बार उनके रेगुलेशन बने, और उसमें इस कहानी पर जाएं कि जो आपका प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन 2026, जिस पर विवाद हो रहा है, तो इसकी पृष्ठभूमि बनती है 2012 में भी आया था, तब शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन उसके बाद 2016 में हैदराबाद का एक विद्यार्थी रोहित वेमुला, और उनका महाविद्यालय में कुछ विवाद होता है, उसके बाद छात्रावास से उनको बाहर कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं, और उनके जो समर्थक लोग होते हैं इस बात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने प्रताड़ना के कारण, जाति की प्रताड़ना के कारण ये आत्महत्या की है। 2019 में पायल तड़वी नाम की एक डॉक्टर है, टोपी राम कॉलेज मुंबई का इंटरनेशनल कॉलेज है, वहाँ पर उसके सीनियरों के द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगता है जातिगत, और वो भी सुसाइड करती है। तो 2019 में ही इंदिरा जयसिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल होती है। इन दोनों जो राधिका वेमुला या रोहित वेमुला की मां है, और अदेबा तड़वे जो पायल तड़वे की मां है, बिल्कुल, और जिस पर सरकार से कुछ सवाल करती है सुप्रीम कोर्ट। उसके आधार पर एक संशोधित जो ये रेगुलेशन आया 2006 का, इसमें बहुत सारी विसंगतियां सुप्रीम कोर्ट को तब देखने को मिली जब विनीत जिंदल नाम के वकील ने इसके विरुद्ध PIL फाइल किया। तो उसमें ना तो उसकी परिभाषा स्पष्ट है, भेदभाव को जब आप उसको ला रहे हैं समानता के लिए, लेकिन वहाँ पर सीधे सीधे समानता का चीरहरण हो रहा है। धारा 21 का आप उल्लंघन कर रहे हैं, जीवन के अधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं। उसके अलावा आपने सबको शामिल किया है, लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि उसमें किसी प्रकार की झूठी शिकायत पर किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो यह घोर असमानता निर्मित करने वाला जो कानून है, इसके विरोध में, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब सॉलिसिटर जनरल के सामने ये बात आई कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें आपके ये कमियां हैं जिसके कारण से आप ये भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कानून है, ये काला कानून है, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ठीक है, हम इसको सुधार करके लाते हैं, अभी वही प्रक्रिया चल रही है। तो मैं इस कानून का घोर विरोध करता हूँ। रही बात आपने दूसरी बात जो मुझसे कही कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में बाद में आया हूँ, ब्राह्मण में पहले हूँ जन्म से, और बहुत पुश्तों से ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण ही मरूँगा, और ब्राह्मण मेरे बच्चे भी हैं, उनकी भी संतानें आगे ब्राह्मण ही रहेंगी। तो ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरी सरकार हम लोगों की बात को सुनेगी और इस पर विचार करेगी और इसमें संशोधन करेगी। चलिए, मैंने जैसा कहा था कि आपकी बातों पर कई सवाल निकल के आ रहे हैं, और वही विचार मैं इधर जानना भी चाहता था। दो बातें यहाँ से आईं। आपने कहा कि समानता रखने के लिए ये आई, इधर से भी एक ही बात आई, लेकिन एक शब्द यहाँ से आया, काला कानून। क्या लगता है, क्या इन दो घटनाओं से
पूरा महाविद्यालय कलंकित हो जाएगा इस बात को कि समानता नहीं है, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, हम इस बात की अगर कल्पना करते हैं कि कोई जैसा कि बद्री भैया ने अभी कहा कि वो अभी संशोधित होने की कोशिश की जा रही है उस पर, लेकिन एक पहलू ये है कि अगर आरोप लगाने वाला व्यक्ति जो भी अपील दायर कर रहा है, वो अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि उसने झूठा आरोप लगाया है, ऐसी परिस्थिति के लिए क्या कानून है और उसका आप क्यों समर्थन नहीं करते? देखिए, भाई साहब ने कहा अपने विचार, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 45 विश्वविद्यालय हैं, 38 वाइस चांसलर सामान्य जाति से हैं, बचे 7 में से 4 बैकवर्ड के हैं, एक एससी और एक। आपने आरोप लगाया कि शिकायत फर्जी होगी या झूठी होगी, उस पर एक कमेटी बनेगी। स्पष्ट तौर से आई, मैंने फॉरवर्ड किया। हाँ जी, बिल्कुल जी। आपने कहा कि उस पर अगर शिकायत पर कोई सजा का प्रावधान सीधे नहीं है, पहले वो शिकायत एक कमेटी के पास जाएगी, उस कमेटी के मेंबर्स जो होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय 45 विश्वविद्यालयों में 38 विश्वविद्यालयों में सामान्य जाति के वाइस चांसलर ही हैं, और एक बात आपके जहन में इसलिए लाना चाहता हूं कि इस देश के 485 निजी विश्वविद्यालय और 45 शासकीय विश्वविद्यालयों में 65% ओबीसी के प्रोफेसर के पद खाली हैं, 74% एसटी के खाली हैं और 51% एससी के पद खाली हैं। मैं आपसे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने कहा कि शिकायत झूठी होगी, पहले पूरा पढ़िए। शिकायत झूठी हो या सही हो, कमेटी के पास जाएगी, कमेटी उसको पढ़ेगी, दोनों पक्ष को सूचना देगी, दोनों पक्ष उपस्थित होंगे। इसके बाद यदि शिकायत फर्जी होगी या झूठी होगी तो उनको नोटिस देकर क्षमा मांगकर समाप्त किया जाएगा। दूसरी बात, आपने ये मान लिया, आपने पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने ये मान लिया। भाई कमेटी में जब आप ही हैं तो किसका शोषण होगा? दूसरी बात, पायल तड़वी और रोहित वेमुला जी की बात आई है, मैं ठीक है यदि आपने उनको माना कि, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं आज भी कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं आज भी कि लोगों को, मैं सामान्य परिवार की बात करता हूं कि इस बात को हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हम यदि पैसे वाले हैं या बड़ी जाति के हैं तो हम अपने बच्चों को यह सलाह ना दें कि आप सामान्य बात करें सबसे। हमको इस मानव तन में किस चीज का घमंड, इस मानव तन में किस चीज का अपने आप में ईगो है? भाई शिक्षा ही तो ग्रहण करना है। इस देश को आप अपना योगदान शिक्षा ग्रहण करके, नौकरी करके या पारिश्रमिक लेके ही देना चाहते हैं, तो उसमें समानता, मैं तो ये मानता हूं कि यदि आपको डर है कि मेरे बच्चे उनको जातिगत कहेंगे, तो मैं भी पिता हूं, मुझे भी अपने बच्चों को यह कहना चाहिए कि यह समाज एक जैसा है और समाज में आप पढ़ने जाएं। हम यहां डिबेट करने आए हैं आज बिंदी की कचहरी में, तो हम लोगों को तो पता है ना, तो हम लोग संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बात करेंगे ताकि दुनिया देखे। यही चीज सब में लागू होती है। मैं एक चीज आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि ये होगा और ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसका उद्देश्य है केवल यूजीसी का जो अभी रेगुलेशन है उसका उद्देश्य मैं पढ़ के एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन के संवर्धन को देने के लिए यह कानून बना है। इस 2 लाइन के उद्देश्य में आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि किसी के लिए स्पेशल है? हाँ, यदि मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो देश है जहां लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि छुआछूत से कितना त्रस्त थे लोग,
छाया तक पड़ने में त्रस्त थे लोग, पानी पीने के लिए अगर वो कर्मचारी था, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने नौकरी की थी तो उनको अलग घड़ा रख दिया जाता था। ये जो आरक्षण है, आरक्षण इस असमानता को दूर करने के लिए किया गया था। यह आरक्षण इसलिए नहीं दी गया कि हम पटेल जाति से हैं, आप आदिवासी जाति से हैं तो आपको दे दिया। ये असमानता को समानता में लाने के लिए आरक्षण, यह समानता लाने के लिए किया गया था कि यदि नौकरी कर रहे हो तो एक ही जगह बैठो, नौकरी कर रहे हो। आज ये संविधान की देन है कि मिश्रा साहब उधर बैठे हैं और पटेल इधर बैठे हैं, ये सब संविधान की देन है। वरना आपको भी पता है कि बैठ तो सकते थे पर बाहर कोड़ों की बरसात होती। तो समानता क्या का सरकार यदि कर रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, जो कमेटी बनी है उस कमेटी में तो रविशंकर प्रसाद जी भी तो, जो सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता वो भी थी, स्वाति मालीवाल भी वो भी सदस्य थी, जो ये कमेटी जिसने निर्माण किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा राज्यसभा के बड़े बड़े सदस्य थे, सब ज्ञाता थे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का वर्तमान में आप पूरी तरीके से समर्थन करते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो अत्याचार वहां हो रहे हैं, उन अत्याचारों को यदि दुनिया के सामने लाया गया, बात इसकी नहीं है, भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, बहुजन समाज पार्टी या सपा की नहीं है, बात तो इसकी है साहब कि हम भी इंसान हैं। आपको पता है कि इस देश के अंदर संविधान आने से पहले क्या स्थिति थी और आज 70 साल के बाद भी भारत सरकार की सरकारी संस्थाओं में कितने, आज देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदिवासी जज नहीं, 35 जजों में ये असमानता नहीं है, एक भी आदिवासी जज नहीं है। मैं इसी बात पर मैं बद्री भैया, आपने कुंवर सिंह जी की बातें सुनी, आप क्या कहते हैं बताइए। और इसमें कई सारी बातें आई, समानता को लेकर भी बातें आई। हालांकि मेरे दो सवाल मेरे जहन पे हैं, आपके विचार के बाद मैं वो सवाल मैं कुंवर सिंह जी से करूंगा। सवाल अगर मैं कहना चाहूँ, आपने कहा कि मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, बद्री भैया के भाई जो भी हमारे बच्चे हमको समानता का पाठ दें। इसका दूसरा पहलू जो मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है शिकायतें 2-4 अवैधानिक रूप से हो जाएं और हम आगामी आने वाली पीढ़ी को ये कहें कि कुंवर सिंह जी के बच्चों से आप मित्रता मत करिएगा, इसलिए न करिएगा कि वो पटेल जाति से हैं, हम ब्राह्मण से हैं, वो आदिवासी, इसलिए न करिएगा कि आपके पठन पाठन में कहीं कोई झूठी शिकायत हो गई या कि शिकायत सच है झूठी है, आप इन्हीं मसलों में फंसे रह जाएंगे तो आप अध्ययन पठन पाठन अध्ययन का कार्य कब करेंगे? इससे बेहतर है कि आप उन्हीं लोगों से दोस्ती करें जिनसे शिकायत का डर ना हो। एक पहलू तो ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इस बात पे बात करूंगा, उससे पहले मैं बद्री भैया के बात के विचार में जाना चाहूँगा। संविधान एक बात कही अस्पृश्यता की, कि संविधान के पूर्व जो अस्पृश्यता थी तो चलने नहीं दिया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे, कुछ चीजें वो भूल गए हैं जिनको मैं बताया देता हूं। छांव से भी दूर रखा जाता था, वेद पुराण अगर सुन लिया तो कान में शीशा घोल करके डाल दिया जाता था, ये सारी चीजें। ये कब हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, कब हुआ था? आज अस्पृश्यता कितनी है? नहीं रुकिए, मुझसे बाद में लगी। आज कितनी अस्पृश्यता आपको दिखती है? आज कितनी अस्पृश्यता दिखती है? या संविधान के बाद ये अस्पृश्यता समाप्त हुई? तो मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी परिवर्तन सरकार या सत्ता नहीं करती है, राजनीति करते हैं आप लोग। मैंने यहां पर राजनीतिक डिबेट नहीं सोची थी, लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे नीकी चाकरी पीस खाए संसार। एक जुलाहा बनारस में कहता है जो ब्राह्मणों का गढ़ है। जातिवाद होता, अस्पृश्यता होती तो उल्टा लटका दिया जाता। दूसरी चीज, किसने लिखा रामायण? वाल्मीकि ने, बहेलिया थे। किसने लिखा महाभारत? व्यास ने, मल्लाह के पुत्र थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी। चलिए वो तो उनको ब्राह्मण बना दिया आपने, लेकिन सच्चाई ये है कि आज समाज में परिवर्तन जो होता है वो समाज के साथ साथ होता है और उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक योगदान, मैंने कहा ना कि परिवर्तन जनता करती है और जनता सरकार को परिवर्तन करने का आदेश देती है, और जब जनता तय कर लेती है कि परिवर्तन हो जाए तो सरकार को वो परिवर्तन करना पड़ता है। केवल लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र में भी ये लागू होता है और जनता परिवर्तन करा लेती है। अस्पृश्यता अभी कुछ समय पहले कोरोना था, 2-3 साल 4 साल पहले आपने देखा तो उसको तो आप सबने देखा होगा। उस कोरोना में कहा जाता था कि दूर रहो, हाथ ना मिलाओ, सामाजिक दूरी रखो। तो आज भी कहे आप दूरी बनाए हुए हैं, अभी तो हमारे हाथ मिलाए, साथ में पानी पिए, मुंह पे मास्क भी नहीं है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल नहीं किए।
तो कब की बात रही होगी, अगर कभी रही भी होगी तो उसको लेकर के आज आप बदला लेंगे और एक समाज का निर्माण करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और एक समता मूलक समाज बनेगा। आपने जिस एक्ट को अभी उसमें मोबाइल में पढ़ा, मैं बता देता हूं, मैं भी वकील हूं, मैंने भी पढ़ा 3 क्लास, उसको पढ़िएगा। प्रत्यक्ष अभिव्यक्त रूप में जितने सवर्ण के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अभिव्यक्त रूप में अगर ये शिकायत करते हैं कि मेरे साथ इस तरह से अपमान हुआ है, यानी मैं चंदन लगा करके चला गया और उसको लगता है कि इसने मुझे हेट करने के लिए टीका लगाया हुआ है, मैंने उसको जनेऊ दिखा दिया, उसको लगता है मुझे हेट करने के लिए ऐसा कर रहा है, या किसी भी प्रकार से उसको अपने मन में महसूस हो जाता है कि मेरा अपमान हुआ है, तो वो शिकायत करेगा। और अगर शिकायत में उन्होंने कहा आप ही ना बैठे हो, नहीं हम नहीं बैठे हैं, उसमें केवल एक सवर्ण व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, उसमें बाकी सब बैठे हुए हैं, सवर्ण नहीं बैठा हुआ है। और वहां पर अगर लड़का दोषी पा गया तो उसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि अगर दोषी नहीं पाया गया, शिकायत गलत हुई तो माफी मांग लेंगे। बिल्कुल वो सवाल मेरे जहन में था। तो आप और कौन सा सवाल करना चाहते हैं आप? अब मैं वही सवाल की भाई कब अस्पृश्यता थी और आज उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो मैंने सवाल रखा है कि अगर ये स्थिति बनती है, उसके एक और पहलू बनता है कि हम इस चीज़ को ना छोड़ के समानता से कहीं इसके विपरीत पहलू पर जाएं कि हम अपने आगामी आने वाली पीढ़ी को ये कह के बताएं कि उनके पास बैठने से हमें कानूनन दिक्कतें हो सकती हैं, इससे बेहतर है कि आप उनसे दूरी रखें। तो इसका रिजल्ट ये हो पाएगा कि अपने आप में असमानता बढ़ती जाएगी, और जिस चीज़ के लिए, जिस व्यवस्था के लिए, जिस समानता के लिए कानून बनाया गया है, उससे कोसों दूर ये समाज चला जाएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूँ। देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ, पिछड़ों को अधिकार का बीपी सिंह सरकार ने लागू किया। उसमें भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बिना सुने स्टे मिल गया। आज यूजीसी में भाई साहब ने कहा सॉलिसिटर जनरल खड़े नहीं हुए, भाई साहब सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल खड़े नहीं हुए, और पहली ही सुनवाई में आपने उसको रोक दिया। ठीक है, कानून तो संसद बनाती है ना, सुप्रीम कोर्ट तो कानून नहीं बनाते। अब स्थिति यह है, इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे थे, SIR और बहुत सारे मुद्दे, पिछड़े वर्ग का 13% होल्ड, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती। बहरहाल वो दूसरा मुद्दा आपने कहा जो कि एक उस पर आप बिल्कुल आप अधिवक्ता हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं, लेकिन उसमें नोटिस है। नोटिस के बाद यदि आप शिकायत की बात करते हैं तो आपको अलग कर दिया जाएगा। भाई साहब, शिकायत प्रमाणित होगी तब ना, जब दोनों पक्ष रखेंगे और उस कमेटी में 12 सदस्य होंगे। 12 सदस्यों में क्या सारे ST SC OBC के होंगे? ऐसा नहीं है। कुलपति नियुक्त करेगा, कोई बाहर का नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं जाएगा, कोई पुलिस स्टेशन केस नहीं जाएगा, उसमें सारी बातें हैं। आप जिस तरह से उसको पेश करेंगे, दोनों पक्ष सुने जाएंगे, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि गलती बड़ी नहीं होगी, क्षमा योग्य होगी, तो लिखवा कर क्षमा मंगवा कर वहीं प्रकरण समाप्त किया जाएगा। दूसरी बात, यदि ऐसा भी नहीं होता तो उनसे यह लिखवाया जाएगा कि आप ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे, वहां भी प्रकरण समाप्त किया जाएगा। एक बात हमको बताइए, यदि आप इतना ही कह रहे हैं तो जो आज अदालतों में केस चल रहे हैं, तो फिर उन केसों में तो हत्याओं में भी तो लोग बच रहे हैं कि नहीं बचना चाहिए? हत्या तो हुई है ना, इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना। जब हत्या होती है, इसके बावजूद भी कोर्ट में उनको बाइज्जत बरी क्यों किया जाता है? कोर्ट का सम्मान है ना, तो उस कमेटी का निर्णय का तो सम्मान होने दीजिए। आप तो आया नहीं, और पूरे देश की मीडिया ने एक साथ 5% लोग, आपको भी पता है कि 5% जनसंख्या है, 10% जनसंख्या है, 15% जनसंख्या है, 20 मान लीजिए, तो 20% लोगों का इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के ही आदेश कर दिया। यह नहीं है, यह है कि वहां जो बैठे हुए लोग हैं, अब मैं ये कहता हूं बिना जानकारी के आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि जैसे हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों के दिमाग में अगर ये बात है कि ये खराब है, वो हमको मान ले खराब है, तो ये बैठने में भी हो जाएगा कि पैर ऊपर करके बैठे हैं तो खराब है। तो दिमाग में ये बात मत लाइए। मैं तो कहना चाहता हूं
कि जैसे आपने कहा कि छुआछूत अभी नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जब नौकरी की थी तो ये कोई सालों पर से या अरसे पहले, सदियों पहले की बात नहीं थी। देश में जब संविधान लागू हुआ तो महात्मा गांधी ने यह सोचकर संविधान को बनाया था कि जब गरीब आदमी भूख को जो देखेगा, जो भूख से गुजरेगा वो भूख की तरफ जानेगा, जो प्यास से गुजरा वो जानेगा। वो जब बाबा साहब को नौकरी कर रहे थे, अलग घड़े का पानी पिलाया गया था, तो बाबा साहब ने इस चीज को जाना था। देखिए, अगर डर कानून नहीं हो, हत्या के आरोप में यदि आपको पकड़ा नहीं जाएगा तो हम आप हत्या नहीं करेंगे, लेकिन लूटने वाला, डकैत, चोर, राहजनी करने वाला नहीं लूटेगा जी। उसको थोड़ा तो डर तो कानून इसलिए बनाया जाता है कि डर हो। हम भी ये मानते हैं कि यदि अस्पृश्यता नहीं थी तो कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी। यदि ऐसा नहीं था तो ये यूजीसी आप सरकार में हो या हम सरकार में हो या अदर सरकार में हो, तो यदि जरूरत नहीं थी तो कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? फिर ये जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, या मिश्रा साहब या गौतम साहब नहीं पेश करते हैं, ना कुंवर सिंह पटेल पेश करता है, वो तो आंकड़े गवर्नमेंट पेश करती है, उसमें आप भी होते हैं, हम भी होते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में सरकार उसको पारित करती, कानून बनता है, तब सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मुद्दों में पहली ही सुनवाई में स्थगन देना। मैंने अभी कहा मंडल कमीशन पर भी हम किसी अधिकार के लिए लड़ें तो हमको रोड पर भी आंदोलन करना है और सुप्रीम कोर्ट में बहस का भी सामना करना है। और आपके लिए ईडब्ल्यूएस हमको बता दीजिए, ईडब्ल्यूएस में कौन सा संविधान में ईडब्ल्यूएस है? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैं मानता हूं समानता के लिए होना चाहिए, पर उसमें कोई रोक नहीं। हम उदाहरण दिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। मैं दो तीन पॉइंट निकल के आए हैं, जैसे कि एक अंबेडकरवाद, जो बातें आई कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के पठन पहला आया, जो मैं बता दूं आपसे पहले, मैं ध्यान से सुन रहा था उनको, हालांकि उनकी बातें बड़ी विस्तृत हो जाती है तो याद रखना मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल। और पहला कि आप 5% हैं, 10% ये बाद में आया, बल्कि हाँ, तो मैं पटेल जी को बता देना चाहता हूं, और शायद आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा देश सुने जी, इसी के लिए ये कानून आया है। ये कानून इसीलिए आया है कि आपकी नज़रों में हम 5% हैं। और अभी आपने एक आंकड़ा भी दिया कि क्यों पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ST SC को, OBC को, पिछड़ा को कौन रोक रहा है? और उसके बावजूद भी आप बता रहे हैं कि सारे वाइस चांसलर सवर्ण हैं, इतने पद ST के खाली हैं, इतने पद SC के खाली हैं, चौराहे भरे हुए हैं आपसे। 80 साल का हो गया संविधान आपका, क्या कर लिया आपने? पहली चीज़, हम 5% हैं, हम 3% मानते हैं। आपने एक बड़ी गलत बात कह दी, हम 3% मानते हैं। इस देश के 98% रिसोर्स, 98% धन हमारे पास है, पहली बात। दूसरी चीज, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये ST SC OBC नहीं है, ये पिछड़ा नहीं है। चौथी चीज, अंबानी के घर के 1000 किलोमीटर दूर, 100 मीटर दूर बम विस्फोट होता है तो DGP नहीं सस्पेंड होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, महाराष्ट्र की सरकार गिर जाती है। ये मुगालते में मत रहिएगा 5%। दूसरी बात, अंबेडकर जी पर बातें आई, पठन पाठन में समस्याएं, ये नियम आया, यहाँ पे राजनीति की बातें, मैंने सोचा था कि ये डिबेट बौद्धिक होगी। पहली चीज, अंबेडकर के विषय में कितना पढ़ा है आपने? अंबेडकर के जो दादा थे वो फौज में थे, कर्मचारी थे, फौज के अधिकारी नहीं थे लेकिन फौज में थे। अंबेडकर के पिताजी फौज के अधिकारी थे। अंबेडकर इतने भाग्यशाली थे कि 2-2 बार की स्कॉलरशिप पाकर के, एक बार अमेरिका, एक बार ब्रिटेन, उन्होंने पढ़ाई की है 10 साल तक। जितनी भी उनकी मदद की सब ब्राह्मणों ने की। उनका अंबेडकर जो नाम सरनेम है वो ब्राह्मण का दिया हुआ है। विवाह उन्होंने लास्ट में जाकर के किया तो किससे किया? ब्राह्मणी से किया। अपने जो मित्रों को उन्होंने पत्र लिखा है, ये लिखा है कि मेरी जाति की महिला जो है जिससे मैं इस उम्र में विवाह करूंगा उससे मेरा मानसिक तौर पर संबंध नहीं स्थापित हो सकता है और वो मेरी सेवा नहीं कर सकती है। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर की कैसी कैसी कहानियां गढ़ करके, भीमराव अंबेडकर, पहली बात तो यह है कि भीमराव अंबेडकर पर आप विषय पर आए तो आपका सवाल क्या है? भीमराव जी के बारे में आपने क्या कहा? उन्होंने पानी पिया। भैया मैंने कहा कि किसी समय पर यह सब था और धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है, लेकिन आप फिर से क्यों उसको पटक रहे हो? एक लड़की और एक लड़का, रोहित वेमुला और पायल नाम की वो लड़की, इस बात से सुसाइड करती है कि उनको जातिगत तरीके से अपमानित किया जाता है। इस देश के हमारे बच्चे क्या करेंगे जब उनको झूठी शिकायत करके वहां पर अपमानित किया जाएगा? वो सुसाइड नहीं करेंगे, वो नहीं आत्महत्या करेंगे।
ये काला कानून नहीं है और आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप पढ़िए, आरक्षण में नहीं पढ़ पा रहे हैं, एसटी एससी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, यूजीसी में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरे पद आपके खाली है, हर जगह सवर्ण बैठा हुआ है, खिलाफ में सवर्ण के आपके कानून बना हुआ है, एक भी मेंबर उसमें सवर्ण का नहीं है, सवर्ण के विरुद्ध, सवर्ण केवल शोषक है, बाकी सब शोषित है। तो हम अम्बेडकर बात की बात करते हैं, आप अम्बेडकर बात पे जवाएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन इतना जान लीजिए जिस स्पष्टता, जिस शुद्धता की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था केवल ऐसी थी जहां पर वर्णाश्रम बनाए गए थे, वो भी श्रम के आधार पर, वो श्रम का वर्गीकरण था, जाति का वर्गीकरण नहीं था। लेकिन भारत के अलावा जितने भी यूरोपीय देश हैं, संपन्न देश हैं, वहां पर दो ही वर्ग हुआ करते थे जब सभ्यता शुरू हुई। तो जिनके पास हथियार आए वो शोषक कहलाए और जिनके पास हथियार नहीं थे वो गुलाम कहलाए। तो क्या वर्ण व्यवस्था हमारी अगर जातिवाद पर भी है, शूद्रवाद पर भी है या पिछड़ेवाद पर भी है, तो वो गुलामी से बदतर है। हालांकि वो जातिवाद पर आधारित नहीं है, उस विषय पर जब आएंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन 5% 10% के मुगालते में बिल्कुल नहीं रहना है, ये मैं पूरे चैनल को बता रहा हूं। हमारे सवर्ण के बारे में आपका अगर ये मुगालता है वोट की राजनीति में, आपने सिर्फ इसलिए उपकृत करने के लिए, और ऐसा कानून नहीं बन सकता है, नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने जो बताया कि 95% हमारे पास रिसोर्स है, 95% हमारे पास संसाधन है और 95% हमारे पास ज्ञान है। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, आज होटल में कौन सा स्पृश्यता मिलती है आपको लॉज में कौन सी स्पृश्यता मिलती है, आपको विद्यालय में कौन सी स्पृश्यता मिलती है। एक लड़का उसी विद्यालय में जब कोई सवर्ण शिक्षक पढ़ा रहा है, मान लीजिए शराब लेकर के आता है, वो उसको डांट देता है और वो लौट करके जाता है, शिकायत कर देता है, तो वो टीचर नहीं डाल सकता उसको कि शराब यहां पर मत पियो, शराब लेकर मत आओ, क्योंकि वो सवर्ण है, शिकायत कर देगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? जब आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है सवर्णों से, तो आप इस देश के संसाधनों को बांट दीजिए, महाविद्यालयों को ही बांट दीजिए, एक नया कानून लाइए, उसमें सवर्ण के बच्चे पढ़ेंगे, बाकी जगह आपके बच्चे पढ़ेंगे, उनको सवर्ण ही पढ़ाएंगे, आप लोग अपने वालों को पढ़ाना। डॉक्टरी में भी ऐसा कर दो, सवर्ण चिकित्सक सवर्णों का इलाज करेगा और बाकी जो चिकित्सक है वो आपका इलाज करेंगे, आपके बड़े जो चिंतक है। तो ये गलत बात है, ये केवल राजनीतिक उपज है, केवल राजनीतिक उपज है। एक बात आपने कहा कि एसटी एससी ओबीसी के लिए कानून बनाया गया, ये असहज महसूस करेंगे समानता। सवाल यहाँ पे जान पे ये भी आता है, क्या सामान्य वर्ग का बेटा बेटी क्या असहज नहीं महसूस कर सकते? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति, आपने बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि गरीब और अमीर, तो क्या अमीर या सामान्य व्यक्ति स्वयं को उस कॉलेज में जहां हम उम्र के बच्चे हैं, जो शायद वर्तमान की परिस्थिति में ये नहीं जानते हैं, हमारे भी कई मित्र हैं, आपके भी कई मित्र होंगे, ये नहीं जानते हैं जातिगत व्यवस्थाओं को, तो क्या वो असहज महसूस नहीं करेंगे? पहला सवाल ये। दूसरा, यहाँ से एक सवाल निकला है वर्ण व्यवस्था, आपने अम्बेडकर जी की बात की, वहाँ से वर्ण व्यवस्था बढ़ती है। दो सवाल मैं यहाँ से थोड़ा सा मुद्दा परिवर्तित करूँगा, यूजीसी से टच करते हुए। वर्ण व्यवस्था किसकी देन है? दो सवाल हमारे हैं। आपने पहला सवाल किया कि सामान्य वर्ग के बच्चे असहज महसूस करेंगे, बिल्कुल साहब। जैसा कि एसटी एससी ओबीसी आपके द्वारा बनाया गया है, सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, वहीं से मैं जोड़ रहा हूँ जी। आपने रोहित बोमुला और पायल तड़वी का नाम लिया, एक सामान्य वर्ग के छात्र का नाम बता दीजिए ना जिसने जातिगत प्रताड़ना से अभी हत्या की हो यूनिवर्सिटी में, बोलिए, उदाहरण दे दीजिए। यदि आज नहीं है, आप कह रहे हैं रोहित वेमुला ने कहा दूसरे वजह से हत्या की, आत्महत्या की, पायल तड़वी ने की। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कितने आज आप सरकारी आंकड़े उठाइए, कितने सामान्य वर्ग को एसटी एससी का आदमी मारता है, कितने एफआईआर होती है, बताएंगे? कितने प्रताड़ना के केस दर्ज होते हैं? दूसरी बात, आपने कहा यदि हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो हम घर में भी अपने बच्चों को शिक्षा दे देते हैं। भाई साहब ने कहा कि हम 95% हमारे पास धन है, बिल्कुल सही बात है। आपके पास धन ही तो है, आपके पास योग्यता ही तो है, तो फिर डर किस बात का? आने दीजिए ना, सामना करिए ना, क्यों फिर डर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा? छाती ठोककर सामने आइए ना, फिर डर किस बात का है? एक कानून क्या बन गया कि डर रहे हैं? अरे आपके पास संसाधन है, पैसा है, तो सामना करिए ना, छाती ठोककर कहिए कि आइए और हम भी सामना करेंगे। सदियों से हम कर रहे हैं तो हमने तो नहीं बोला,
आप उसको कह के टाल रहे हैं कि सदियों पहले छुआछूत। आज नहीं है छुआछूत, आप मन में नहीं सोचते हैं जी, बिल्कुल सोचते हैं। और इसका उदाहरण है कि मैं असामान्य बात नहीं, बिल्कुल सामान्य बात कर रहा हूं। मेरा नाम कुंवर सिंह पटेल है, आपने कुंवर सिंह कम कहा, पटेल साहब ज्यादा कहा, यह भी एक जातिगत है, मैं मानता नहीं हूं। आपने मिश्रा साहब को मिश्रा जी कहा, तो यह क्या है? जातिगत व्यवस्था आपने कही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये मैं कागज लेता हूं और ये हमारे साथी को दीजिए, इसको दीजिए, इसका क्या जवाब देते हैं फिर मैं बताता हूं। दीजिए। आप कुछ नहीं जानते। आप इस पर कुछ बोल दीजिए, बोलिए। मैं सचमुच बिल्कुल नहीं जानता। देखिए, ये एक कागज की बात है, क्योंकि आप विद्वान हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं, 95% आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कि लिखेगा कौन? आप एक बात हमको बता दीजिए, इस देश की आजादी के लिए तिलका माझी 1785 में शहीद हुए, उनको फांसी दे दी गई। 1775 में वो अंग्रेजों का खजाना लूटे और गरीबों में बांट दिया, लेकिन रिकॉर्ड में 1857 ही लिखा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्यों, आप एक हमको बात बता दीजिए, जब आप 95% पढ़े लिखे हैं तो लिखेंगे आप ही ना। एक छोटे से कागज पे आप रिएक्शन देने से, इसलिए रिएक्शन देने से बना कर दी क्योंकि आप समझदार हैं। पर यदि आपने परिपाटी बना दी है कि ये हम लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसने लिखा, इसने लिखा, यदि धर्म ग्रंथ है तो उसी की तो परिपाटी बना लीजिए। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, 1 मिनट का। एक अंधे व्यक्ति थे जिनकी शादी हो गई, दोनों पति पत्नी अंधे थे। पत्नी रोटी बनाती थी और पति बैठा रहता था, तो बिल्ली रोज आके रोटी ले जाती थी। तो एक दिन जैसे हमारे माननीय जज साहब हैं, तो आए, दूर से देख रहे थे, बोले तुम रोटी बना रही हो, ये बिल्ली ले जा रही है, तुम एक काम करो, ये डंडा ठोको तो बिल्ली नहीं आएगी। तो जब पत्नी रोटी बनाए तो वो डंडा ठोका करे पति, तो उस दिन से बिल्ली नहीं आई और लड़कों को खाना उनको मिलने लगा। जब उनका लड़का हुआ तो उसने ये देखा कि डंडा ठोक रही है, ठोक रहे हैं पापा, तो वो भी ठोकने लगा। वो उसके भी बहू आई, वो भी जब रोटी बनाए तो डंडा ठोके, उसको परिपाटी बना दिया। और जब ये 3-4 पुस्त चला तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ये तुम, बोला ये डंडा ठोकने की प्रक्रिया, जब हमारे यहाँ खाना बनेगा तो डंडा ठोकने की प्रक्रिया है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो जो चीज सदियों से बनाई, आपने जाति बनाई, जाति तो कर्म प्रधान होती है ना, तो फिर धर्म ने ही लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, ये संभव है जी कभी? इस सवाल का जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल इसी सवाल पे आएंगे, लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक। एक मिनट। आप कहते हैं मछली पुत्र पैदा हुआ है, संभव क्या? कोई मछली पुत्र हो सकता है क्या इस दुनिया में? है इस बात का कोई प्रमाण? मैं धर्मों को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह इंडिकेट करना चाहता हूं कि सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती हैं तो सारी चीजें बुरी नहीं हो सकती हैं। यदि यूजीसी कानून को आप मानते हैं, आपके पास संसाधन है, आपने स्वयं कहा 95% ज्ञान है, 95% धन है, तो फिर डर किस बात का भाई? आने दीजिए। आपके पास 95% धन है तो आप खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे तो। आज कॉलेजों की एक स्थिति बताना चाहता हूं। आज जो कॉलेज है उनकी फीस है 25 से 30 लाख रुपया, तो आप तो दे के पढ़ा लेंगे साहब। हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे साहब। हम तो ये कह रहे हैं कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो सवाल करेगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो समझदारी की बात करेगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो सामने सवाल करेगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो सहस्त्रार्थ करेगा इंडिया। हम तो ये चाहते हैं, हमको भी पढ़ने का अवसर दीजिए, हम ये चाहते हैं। रही मुकदमे की बात, तो यदि आप विद्वान हैं, आप धनवान हैं, तो आपको जरूरत ही नहीं है धन के लिए। धन में देखिए 2 ही चीज होती है, या तो होए किहे या तो होए दिहे। तो आपके पास देने का है, हमको करने दीजिए। मैं बड़े व्यवस्था पर इसके बाद आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जवाब यहाँ से आए, इसके बाद हम टॉपिक बदलें। 2-3 बातें आई। सवाल जो आपको समझ में आए वो करिए, मुझे भूल गया। हाँ, मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ। वो क्या बोल रहे थे? मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात कि आप कह रहे हैं कि आपने 95% आपके पास ज्ञान भी है और धन भी है, तो आप इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सीना ठोक के इसका स्वागत करिए। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की लड़ाई सबसे ज्यादा हमने लड़ी है, तो इस लोकतंत्र में हम जहर थोड़ी पिएंगे। हमारे बच्चों को कॉलेज न पहुंचने दिया जाए, ये हम थोड़ी कहेंगे कि ये कानून आ जाए।
ये काहे आ जाए कानून, फिर इसके जगह पर वो काहे ना आ जाए। जब कोड़े बरसाए जाने लगे, जब पानी मटके से पानी न पीने दिया जाने लगे, और जब आपको झाड़ू लगवाना पड़े पैदल चलते हुए, जो आप बता रहे थे भी, ये क्यों ना आ जाए, ये भी आ जाए। सरकार रोक पाएगी इसको? हम नहीं पिएंगे आपके घड़े में पानी, हम नहीं पीने देंगे अपने घड़े में पानी, तो सरकार कहेगी कि पिलाओ जबरदस्ती। तो इसलिए समता मूलक समाज चाहते हैं तो उसमें राजनीति मत करिए, वो उनका काम है, जो बड़े हुए हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ बंद करके, सांसद विधायक। मैंने इसलिए कहा था कि मैं सार्थक हो। जी जी। आप सच्चाई ये है कि एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। पहली चीज तो आप विषय से भटकाते हैं, दूसरा सवाल आपका क्या है, उस पर आपके जवाब दे दूं। उसी पर ये है कि हमको भी पढ़ने का मौका दीजिए। जैसा कि कौन रोक रहा भैया, आरक्षण आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, हमको पढ़ने का मौका दीजिए। यूजीसी भी आ गया, यूजीसी पहले भी था, उसमें 2-3 चीजें और ज्यादा जुड़ी हैं। पहले भी था, 2012 में भी था, ये भी आ गए, पटेल साहब लोग भी आ गए, ओबीसी आ गए। और दूसरी चीज ये आ गई कि उसमें माफी नहीं है। जिन्होंने कहा कि मर्डर अगर कोई कर दे और उसके बाद वो बरी हो जाता है तो उसके लिए इस्तगासा की व्यवस्था होती है, वो कोर्ट में इस्तगासा दायर कर सकता है, और जिन्होंने जिस तरह से फर्जी मुकदमे उसको फंसाया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे। और किसी भी कानून में ऐसा होता है। दूसरी चीज, कानून नहीं है ये, कानून संसद बनाती है, विधायिका का कानून विधानसभा में बनता है, ये कानून नहीं है, रेगुलेशन है, ये यूजीसी का नियम है। तो आपने ये कहा कि पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो कौन रोक रहा है? पढ़ाइए ना आप भाई, आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? लेकिन आप हमको भी पढ़ने दीजिए, पढ़ना आप हमसे चाहते हैं, पढ़ाए आपको सवर्ण, हमने कहा कि सवर्ण हमको बस पढ़ाए। एक और शुरू में आया था मैं छोटा सा कि कोई भी ऐसा ब्राह्मण का नाम बताइए, जैसा कि आपने प्रारंभ किया था, आपने 2 छात्रों का जिक्र किया, लेकिन आप उनमें से कोई ब्राह्मण नहीं है जिनके साथ प्रताड़ना हुई हो। हरिजन एक्ट, ब्राह्मण एक्ट है क्या कानून में? क्षत्रिय एक्ट है क्या कानून में? वैश्य एक्ट है कानून में? तो हम बताए कि हमको प्रताड़ित किया जाता है, रोज हमको झूठे हरिजन मुकदमे में फंसाया जाता है, और माने हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। तो ये व्यवस्था है, हम कहां से बताएं अपनी प्रताड़ना भाई, किसको बता रहे? हमारे लिए तो कानून नहीं है, और जो था भी उसको भी छीने ले रहे हो। कॉलेज में हमारे बच्चों को पढ़ने जाने से माने, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इनके लिए खुशी हुई कि अगर सवर्ण जाति का बच्चा वहां पर जाएगा तो उसको किसी न किसी प्रकार से इस प्रताड़ना वाले कानून में फंसा करके उसकी डिग्री समाप्त कर देंगे, उसको कॉलेज से बहिष्कृत कर देंगे, या फिर माँ बाप भेजेंगे अपने बच्चे को वहाँ इस डर से कि वो आत्महत्या न कर ले। आपने 2 बच्चे जिनके ऊपर परीक्षण में आया, डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड किया, और पुलिस परीक्षण में ये बात निकल करके आई कि ये जातिगत प्रताड़ना से भी प्रताड़ित हुए थे। उस महिला के लिए 3 जो गवाह थे वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं था। और उस वाले मामले में भी ये जो बता रहे थे कि कौन प्रताड़ित करता, आप नहीं सुनते हो, टीवी में नहीं देखते हो डफली गैंग को? बामन बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता, इसको नहीं सुनाई देता आपको? टीवी भी तो देखते होंगे, मोबाइल खूब चलाते हैं, अभी तो मोबाइल से ही पढ़वा रहे थे। तो ये प्रताड़ना नहीं है, खुलेआम प्रताड़ना है। हमने डफली बजाई कि फलनिया फलनमा भारत छोड़ो, हमने गाना गाया, इनको नहीं दिखता है। और क्या सवाल है आपका? और यूजीसी में मैं अब ये सवाल पलट रहा हूँ, यूजीसी में चूंकि आपने कहा तिलक तराजू तलवार, वहाँ से एक बात मेरे जहन पे आ गई। मैं चूंकि सवाल तो मेरे लंबे हैं, लेकिन एक ही मुद्दे पर हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सवाल एक जहन पे आ रहा है कि जैसा आपने कहा कि कौन नहीं पढ़ने दिया रहा, मैं उसका जवाब जानना चाहूँगा। और क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर क्या सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के माध्यम से आगे कानून, या कि कोई ऐसा सामान्य वर्ग का व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2 सवाल यहाँ से आ रहे हैं, जवाब चाहूँगा। देखिए, अभी आपने खुद कहा 3% या 5%, मानता हूं, आप 5, 10 ले लीजिए ना, 20% ले लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। आपने आरक्षण की बात की है, 100 बच्चे यदि परीक्षा दे रहे हैं तो 50 तो पहले ही आपको न दे दिया कि 50 आपके बच्चे होंगे। 50 में 13% ओबीसी। मैं यहाँ पे टिप्पणी करना, एक नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं, इसलिए मैं थोड़े तो 100 बच्चे यदि बैठ रहे हैं तो 50% तो आपको दे दिया गया, 50 में न बकिया है। फिर आपने ईडब्ल्यूएस लाए तो 40 है ना बचे हम भाई, आप तो 60 ले लिए। आप दोनों यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। पहली तो मैं टिप्पणी इसलिए करूंगा, आपने कहा कि 50 हमने दे दिया, 50 यूआर को दिया जाता है अनरिजर्व, और अनरिजर्व में
केवल ST SC OBC और सिर्फ सामान्य नहीं है। चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई साहब चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी इसी 2026 में, सुन लीजिए, अब छेड़े हैं तो सुन लीजिए, अनरिजर्व्ड का मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। मैं आपको बता दूं 2003 में दरोगा सेलेक्टेड आदमी था, ठीक है, लेकिन परीक्षा नहीं हुई, 3-4 जो भी, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि पढ़ने दीजिए, आपको या हमको कोई रोक नहीं रहा है ना पढ़ने लिखने से, एडमिशन करने से तो नहीं रोक रहा है ना, एडमिशन तो होने दीजिए ना। फिर आपने खुद ही कहा कि मेरे 95, आप एक कॉलेज का ले लीजिए, सरकारी कॉलेज का, आप यदि निकालेंगे 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 800 बच्चे जनरल के निकलेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं आप। ये तो उनकी योग्यता कहला सकती है ना। तो रुकिए ना भाई, आपकी योग्यता देखिए, आप आगे हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, अगर नियम कानून हमारे साथ जुड़ जाए तो क्या दिक्कत है। अब दूसरी बात, आप कहते एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि वो हमारी योग्यता है, तो भैया वो योग्यता है तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट में 36 में से एक भी ST जज क्यों नहीं है भाई, वहां योग्यता। देखिए, आप अच्छे देश का निर्माण तब कर सकते हैं, आपने अभी भी कहा कि अंबानी अडानी दुनिया भर की सारी संपत्तियां ले लीजिए भाई, आप तो धार्मिक ग्रंथ आपके, आपकी संपत्ति, आपका ही एजुकेशन, एक छोटा सा कानून आपने रेवोल्यूशन का केंद्रीय अनुदान आयोग ने पास किया, तो फिर इतना डर क्यों भाई। मैं तो कहता हूं यदि गलत होगा तो कोर्ट ने अभी तो उसको समीक्षा में ले रखा है ना, तो आने दीजिए फैसला ना, क्यों, क्या दिक्कत है। आपके लिए तो कुछ आए, तो हम तो ऐसा नहीं करते। हमारी APS यूनिवर्सिटी में 36 प्रोफेसरों की जगह निकली है अभी जो एडहाक वालों के, तो 36 में 35 सवर्ण हैं। आज मैं लिस्ट दे सकता, आप ले सकते हैं। तो मैं एक बात आपसे, आप उसको भी योग्यता कहेंगे, पर उसमें प्रोफेसर की योग्यता PhD थी तो 15 लोग बिना PhD के लिए गए, तो ये क्या भाईबंदी नहीं होगी। हालांकि ये मैटर दूसरा। आपने एक बात और कही कि आप हमको रोक रहे हैं, हम रोकते नहीं भाई साहब। अगर हम रोके होते, अगर हम रोकने लायक होते तो हम आपके सामने नहीं बैठे। आपने ये कहा था कि हमको भी पढ़ने दीजिए, आपने ये जवाब दिया था कि कौन रोक रहा है। वो जवाब मैं जानना चाहता हूं कि आपको पढ़ने से रोक कौन है। आपने ही कहा है कि 95% हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो भैया हम 5% पढ़े, हम तभी तो चाहते हैं कि हमको भी पढ़ने दीजिए। रोक कोई नहीं रहा, रोक क्या रही, परिस्थितियां। नंबर 1 धन की, आपके पास 95% धन, आपके पास 95% योग्यता, तो हम गरीब हैं। अब सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलें बंद हो रही, सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं, सब चीज बंद हो रहा है। और एक चीज आप भी देख रहे हैं कि जब सुविधा बंद हो जाएगी तो जो हमारे गरीब लोग हैं, 95% तो धन आपके पास है, हमारे पास धन तो नहीं है, हमारे पास योग्यता तो नहीं है, तब फिर हम कैसे फंसा देंगे जी आपको। चलिए, 2 बातें, मैं यहाँ से एक टॉपिक खत्म कर रहा हूँ क्योंकि UGC नियम अभी यथार्थता पे नहीं आया है, लेकिन जो बातें बार बार दोनों तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकल रहा है जाति, वर्ण व्यवस्था। आपको क्या लगता है वर्ण व्यवस्था कहाँ से आ रही है? देखिए, आप बहुत अंदर मत जाइए। किसी भी जाति को जब जातिवाद आता है नुकसान तब होता है। देखिए, हम सब भ्रांत। जातिवाद कहाँ से आया, प्रश्न ही मेरा वही है। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए जी। जैसे ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण में खराबी नहीं है, ब्राह्मणवाद में खराबी है। कुर्मीवाद, कुर्मी में खराबी नहीं है, कुर्मीवाद में खराबी है। जब हम इसको लादते हैं, थोपते हैं, तब वहां शुरुआत गड़बड़ होती है। नहीं तो अभी हम आपसे भी कह रहे हैं, पड़ोस में कोई ब्राह्मण भर थोड़ी रहेगा। ब्राह्मण है, उसके बगल में कोई बनिया भी है, कोई साकेत भी है, कोई कुर्मी भी है, कोई पटेल भी है। जब सारे लोग एक साथ एक गांव में रह रहे हैं तो अच्छा भाईचारा चेहरा। ब्राह्मण की लड़की की शादी होती है तो हम नहीं जाते हैं जी, मेरी बेटी की शादी होगा तो आप नहीं आइएगा। जब सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, जब वाद का शुरू होता है, वाद मतलब होता है थोपना, तो जब कोई चीज थोपेंगे कैसे? जैसे हम यहां बैठे हैं 5 लोग, जब हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो माँ के ही पेट से 9 महीने में पैदा हुए हैं, तो जब हम यहां आएंगे आप हमको बोलिएगा इनको बैठाइए जमीन पर, तो ये वाद की स्थिति है, ये वाद है। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तो जब कोई भी चीज आप
लादते हैं, थोपते हैं, वहां गड़बड़ी शुरू होती है। और देखिए, जाति तो कर्म प्रधान है ना भाई। बाल काटने वाले को हम नाऊ बोल दिए, खेती करने वाले को कुर्मी बोल दिए, जो जानवरों की खाल उधेड़े उनको साकेत बोल दिए, जो साहसी था, निडर था, जो अंग्रेजों से लड़ा, वो चला गया जंगल में तो बन गया बनवासी। हम नहीं थे, आज भी मैं फिर कह रहा हूं कि मुगलों से लड़ने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले जो हिम्मत वाले लोग थे, वो अब दास्ता स्वीकार नहीं किए और वो चले गए जंगल में, और वो हुआ आदिवासी, वो हुआ बनवासी। तो वो आज सबसे हमारी समाज से पीछे। मैं एक बात आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जंगल में जो आदमी रह रहा है, हम लोग तो ठीक है पढ़े लिखे हैं, चाहे मिश्रा साहब हो चाहे आप हो, सब जो आदमी जंगल में रह रहा है, वो अगर समाज के बीच में आना चाहता तो कैसे लाएंगे, ये भी आप सवाल। मैं सवाल जो वहाँ से मैंने किया था सेम रिपीट सवाल मैं कर रहा हूँ। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं, बार बार जो बातें आ रही हैं शुरू से प्रारंभ से डिबेट में आ रही है, उस डिबेट के चारों इर्द गिर्द एक बात घूम रही है, जाति, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इन तमाम चीज़। ये टॉपिक वही है, वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई, मैं वो जानना चाहता हूँ। वहाँ से तो जवाब आपने सुन लिया, मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया नहीं, हालांकि 2 बार मैंने टोका कि जवाब ये हुआ नहीं, लेकिन मैं अब वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं दिए दे रहा हूँ, उनसे निवेदन करूँगा धैर्यपूर्वक सुन लें। देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल था कि जात कहाँ से आई, तो जात यहीं से आई। जिस तरह की डिबेट हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने अतिथि बुलाए, एक कांग्रेस से, एक भाजपा से, आपने कहा कि आप संविधान पर चर्चा करेंगे, आप मनुस्मृति पर चर्चा करेंगे, आप यूजीसी पर चर्चा करेंगे, धीरे से मार रहे हैं उस विषय नहीं जी। फिर उसके अलावा जब आप चर्चा करने लगे तो सौभाग्य देखिए कि यूजीसी का कानून कौन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आधे घंटे से उसका विरोध कर रहा हूं, मान्यवर उसका समर्थन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मैंने वो तो बात छेड़ी थी, इसलिए मैंने राजनीतिक बात छोड़िए, चूंकि आपके मन से मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जात कहाँ से उत्पत्ति हुई जी। देखिए, ऐसा है कि अभी उन्होंने एक बार और कहा था कि मछली से कोई पैदा होता है जी, हाँ, इसीलिए मैंने रोका था। और क्या और क्या कहा था, मुख से कोई पैदा होता है, इसलिए मैंने रोका था कि उसका मुझे जवाब जानना है। मुख से निकलता है कोई जी। तो देखिए, ऐसा है कि मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों की कई मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं में एक मान्यता है स्वतः उत्पत्तिवाद। जीवन अपने आप उत्पन्न हो गया। पसीने से भीगी कमीज को आप भूसे में डाल के रख दें तो चूहे अपने आप पैदा हो जाते हैं, ये स्वतः उत्पत्तिवाद हो गया। बहुत सारे लोग इस मान्यता को मानते हैं। जीवात जीवोत्पत्ति, जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई। कोई शोरबा रखा हुआ है कांच का, उसको अच्छे से आप ढक के उस मुख बंद कर दें तो उसमें कुछ नहीं उत्पन्न होता, फफूंद नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर वो खुला रहे तो उसके बाद उसमें फफूंद आ जाते हैं, तो ये जीवात जीवोत्पत्ति हुई। कोई सर्वेट्सवाद, समुद्र में कुछ इस तरह का जलवायु और रासायनिक परिवर्तन हुआ और उसके बाद छोटे जीव बड़े जीवों का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे वो एडाप्ट हुए और फिर परिवर्तन के अनुसार उनका जो एडाप्टेशन था, एडाप्टेशन के अनुसार जीव उत्पन्न हुए। एक इसी में है ब्रह्मांडवाद। बहुत से लोग ये मानते हैं, केवल भारतवर्ष के नहीं, जो बाइबल वाले हैं वो भी मानते हैं, जो कुरान वाले हैं वो भी मानते हैं आदम हव्वा को, और लगभग सब मानव जीवन की जो कहीं न कहीं से जुड़ी हुई धार्मिक संस्थाएं हैं, उस धार्मिक संस्थाओं से लगभग समस्त मानव विश्व का जुड़ा हुआ है। तो उनकी अपनी मान्यता है कि फलाने फलाने से, हम मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति हुई। अब ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, या लिखा भी हुआ है तो इसके पहले आप जाइए। इसके पहले आपने कहा कि औरतों की दशा बड़ी खराब है, उस विषय पर मैं बाद में आऊँगा कि खराब कैसे हुई, कब हुई। एक जब इसको वैज्ञानिक परिशोधन के आधार पर अगर आप देखिए मानव की उत्पत्ति को, तो जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो पहले वह कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। ये सीधी जो आपका था पहले कितना छोटा रहा होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, कितनी आबादी बढ़ी हर जगह पे। तो उस समय पर जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो उस समय पर मनुष्य जो था वो कंदराओं में था, गुफाओं में था। धीरे धीरे आग की खोज हुई, खेती के औजारों की खोज हुई, पशुपालन शुरू हुआ, और इस बीच समाज बढ़ा।
और जब समाज बढ़ा तो समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, इसके लिए श्रम का विभाजन हो, और श्रम का विभाजन हो, सबको अपने अपने काम बांटे जाएं। तो श्रम के विभाजन के लिए उसके लिए एक प्रतिपादन चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, एक किताब चाहिए। वो कहीं और नहीं थी। विश्वगुरु जहाँ से भारत शुरू होता है, वो किताबें कहीं और पर नहीं थी, वो भारत में थी, मनुस्मृति के नाम से। और उस किताब से डिवाइड ऑफ लेबर हुआ, श्रम का विभाजन हुआ। श्रम के विभाजन के बाद जब धीरे धीरे समाज और बढ़ा और युद्ध होने लगे, नदी व्यापार बढ़ने लगा, तो उस समय पर सरपलस्त पैदा हो गए, जैसे हम लोग नेता लोग हैं। और जब सरपलस्त पैदा हो गए तो समाज में कोई पेशा ज़्यादा गौरवान्वित हो गया, कोई पेशा कम गौरवान्वित हो गया। किसी को ज़्यादा पैसा मिलता था किसी पेशे में, किसी को कम पैसा मिलता था। जैसे आज जो साइकिल का पंचर बनाता है उसको कम सम्मान मिलता है, उसको कम पैसा मिलता है। जो मोबाइल बनाता है, कंप्यूटर बनाता है दोनों श्रमिक ही हैं, दोनों श्रमिक ही, लेकिन एक को ज़्यादा आर्थिक लाभ हो रहा है, एक को ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो रहा है, दूसरे को नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये जो आर्थिक असमानता थी, इसने धीरे धीरे सामाजिक असमानता का रूप ले लिया। और मेरा मानना है कि वहीं से जाति व्यवस्था की कुरीत उत्पन्न हुई। ये जाति व्यवस्था की कुरीत मनुस्मृति से नहीं आई है, ये जाति व्यवस्था की कुरीत वर्णाश्रम की नहीं है। और इस समाज को चलाने के लिए अगर जब डिवाइड ऑफ लेबर, मैंने कहा ये श्रम का विभाजन था, और जब डिवाइड ऑफ लेबर जैसे हम लोग कर रहे हैं कि हमको पढ़ने दीजिए न जी, हमको ये करने दीजिए, जब डिवाइड ऑफ लेबर डिवाइड ऑफ लेबरर में बदल गया, श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन होने लगा। और जब श्रमिकों का विभाजन होने लगा तो उन लोगों ने क्या कर लिए, अपने अपने सरपलस्त बनाए और आपसी विवाद हुआ और भारत गुलाम हुआ। जहाँ दोनों तरफ से बातें आने पर एक बात जो बार बार आ रही है, आपसे मैंने पूछा था कि वर्ण व्यवस्था, उसका एक तरीके से आपने जवाब दिया जो आपके विचार में है। वहाँ से एक शब्द आया मनुस्मृति। आपकी बात में एक बात आई थी कि हम जब किसी को बाद जोड़ते हैं किसी भी शब्द में, यानी आपने कहा कि कुर्मी व्यवस्था गलत नहीं है जब बाद जोड़ा जाता है, कुर्मी बाद, या कि ब्राह्मण बाद जोड़ा जाता है। एक शब्द नया आया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेक साइटों के माध्यम से, अलग अलग शब्दावली के माध्यम से आया है, वह है अम्बेडकर बाद। फिर से वही बाद आया है जिसका समर्थन आप जिसका समर्थन कर रहे हैं वो सभी लोग समर्थित व्यक्ति हैं अम्बेडकरवाद से। एक शब्द यहाँ से आया है मनुस्मृति। मैं दोनों पर आपके छोटा सा विचार जानना चाहूँगा। अम्बेडकर बाद को देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, हमने शुरू में ही कहा है कि किसी चीज़ का वाद आप जब पैदा कर देंगे तो वो नुकसानदेयक है। अंबेडकर जी ने संविधान लागू किया और ये कहा कि समाज एक जैसे हो जाए, इस देश के अंदर सबको वोट पाने का अधिकार हो जाए और राजा रानी के पेट से पैदा ना हो, वोट से पैदा हो जाए, गरीब का बेटा राजा बन जाए, मतलब संसद विधायक या देश की चलाने की सत्ता पर पहुंच जाए। बाबा साहब का ये भी सपना था कि गरीब आदमी है, ये कैसे चुनाव जीतेगा, तो जब बार बार चुनाव होगा तो वो गरीब होगा, गरीब सत्ता तक पहुंच जाएगा। अंबेडकर बाद हम आपसे वही कह रहे हैं कि किसी चीज का नुकसान आदमी को सामाजिक विकृति से होता है। जब वाद शुरू होगा, चाहे वो किसी भी वाद को ले लीजिए, मैं शुरू में ही बोल चुका हूं, तो अंबेडकर बाद बाबा साहब के अच्छे कर्मों को, अब हम जैसे ही हम एंट्री किए तो आपने दो तस्वीरें लगा रखी, एक बाबा साहब की और दूसरी गांधी जी की, तो दोनों का हम अच्छा ले, हम तो सामाजिक प्राणी, बुद्धिमान प्राणी हैं। भाई साहब ने कहा कि 95% आप बुद्धिमान हैं, 5% ही सही, पर इतना मानते हैं कि सच्चाई के साथ और किसी के साथ अत्याचार ना हो, तो बात तब शुरू होता है। दूसरी बात मनुस्मृति की, तो देखिए आप मनुस्मृति में जाएंगे तो बहुत सारी बात निकल आएगी, सालों डिबेट उस पर समाप्त नहीं हो सकता है। पर एक बात जो अभी भाई साहब ने कही कि मैंने कहा स्त्रियों की दशा खराब थी, बिल्कुल खराब थी। ज्योतिबाबाई फूले जब लोगों को पढ़ाने के लिए निकली तो उनके ऊपर गोबर और मैला ये सब फेंके जाते थे, दो धोतियां, ये कोई ऐतिहासिक बात नहीं थी, ये अभी की बात है, 150 साल पहले की। तो तब तो मनुस्मृति वाले भी शिक्षा देने के लिए विरोध कर रहे थे ना महिलाओं का, लेकिन आज मन में ये होता है कि यदि मेरी पत्नी डॉक्टर के पास जाए तो स्त्री ही रोग विशेषज्ञ ही देखे, तो ये उसका सीधा सा जवाब है, मनुस्मृति का ही जवाब है कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं आज उसी को आप मान रहे हैं। आपने ही तो भाई, हमने ये थोड़ी कहा था, आपने मनुस्मृति में ही पढ़ा होगा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये नहीं, उसमें नहीं,
ये मनुस्मृति में नहीं है, ये रामचरितमानस में है। ठीक है, आप धार्मिक ग्रंथ ही ना है, अब आप उसका व्याख्यान अलग कर दीजिए। तो प्रताड़ना कौन झेलता है? गरीबे ना झेलता है। कभी आप बताइए राजा प्रताड़ित हुआ है? आप हमको बता दीजिए कौन सा गरीब आदमी बड़े आदमी को प्रताड़ित करता है? तो प्रताड़ना गरीब की होती, प्रताड़ना महिलाओं के। तो ये सामाजिक सुधार है, ये जो अम्बेडकर जी की देन है, ये वही है जो हम आज अभिव्यक्ति पेश कर रहे हैं, जो हम नौकरी कर सकते हैं, आज आपके सामने डिबेट कर सकते हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। नहीं तो मेरे ऊपर भी गोबर फेंका जाता, मेरे ऊपर भी मैला फेंका जाता, लेकिन उन्हीं का है संविधान। तो ये बात जो है ये सबके लिए नुकसानदेह है, अकेले मुझे लिए नहीं, उनके लिए भी। आपका सवाल उनसे पूछेंगे, उससे पहले एक सवाल यहीं से टच करता हूँ। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मनुस्मृति में जैसा उल्लेख है कि उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई है, मैं एक बात आपसे और अध्यात्म सनातन, इसको मैं मिश्रित कर रहा हूँ, इन सब बातों को आप कितना मानते हैं? मैं एक बात कहूँ आपसे, ये अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, देश चलेगा संविधान से। आप अपने धार्मिक ग्रंथों को मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने धार्मिक ग्रंथों को माने, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा नियम से, देश चलेगा संसद के बने कानून से। इसलिए सर्वोपरि कानून संविधान है। अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का आप किसी ब्रह्म बाबा को पूछते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ बढ़ौरा नाथ स्वामी है, हम उन पूजनीय है, आप भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं। कोई नहीं पूछता होगा, मुस्लिम होगा नहीं पूछता, तो क्या बढ़ौरा बाबा मुस्लिम को नुकसान करते हैं? तो अपने अपने पूज्य को आप पूजिए, हम अपने पूज्य को पूजिए, पर देश चलता है संविधान से, इसलिए संविधान सर्वोपरि है। चलिए, अब मैं 2-3 बातें जो कि संविधान ना होता तो गोबर फेंका जाता, और बाकी ब्रह्मा जी के इस प्रणाली पर भी हमने बात कर ली, जो जवाब आया। मैं वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप कितना मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति या कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई है, जैसा कि मनुस्मृति में उल्लेख है? आपने पढ़ा मनुस्मृति? हम तो नहीं पढ़ा, जो छोटी जानकारी आई के माध्यम से हमने निकाली। आपने पढ़ा है? पूछिए उनसे, मनुस्मृति पढ़े हैं? आप जवाब दे दीजिए, फिर हम अपनी बात करें। चलिए, तो भौतिकी का, फिजिक्स का सबसे लास्ट नोबेल जो मिला वो अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला, जर्मनी के। उसके बाद से जो नोबेल मिले हैं तो वो अर्थ क्षेत्र में मिले हैं, आर्थिक उसमें मिले हैं। फिजिक्स का वो लास्ट नोबेल था। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़े फिलोसफर थे अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने भी पढ़ा होगा उनका ऊर्जा का सिद्धांत, है ना, E=mc², और उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला। तो जब वो उनसे किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, कि ये आपको जो इसका E=mc² का जो सिद्धांत आया, ये कहाँ से आया आपको? अल्बर्ट आइंस्टीन भयंकर नास्तिक थे, अंतिम समय तक नास्तिक रहे। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गीता से आया। गीता का एक श्लोक पढ़ा मैंने कि न जाते मृते वा कदा चिन्नाय भूता भवता वाया न भूया अजम नित्यो शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर है, अमर है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, वह नष्ट नहीं होती है। वही सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन का है, E=mc²। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और 100 साल पहले, 100 साल पहले एक जर्मन को भगवत गीता क्या दिलवा देती है? नोबेल दिलवा देती है। आपने मनुस्मृति की बात कही, विलियम्स जेम्स पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज थे ब्रिटिश टाइम पे इंडिया में, उन्होंने संस्कृत सीखी थी मनुस्मृति को पढ़ने के लिए। पेट्रियार्क जर्मनी का फिलोसफर है, उसने ये कहा था कि बाइबल की तुलना करना तो दूर, मनुस्मृति से बाइबल की तुलना करना तो दूर, पाप है ये। दुनिया के बहुत सारे देशों ने मनुस्मृति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। आप अभी बात कर रहे थे, मैंने कहा वो डिवाइड ऑफ लेबर था। अभी 200 साल पहले ये विकसित देश अमेरिका, यूरोप, ये सब अभी कर रहे हैं ये डिवाइड ऑफ लेबर। नाक का कान अलग, कान का डॉक्टर अलग, सड़क का इंजीनियर अलग, पानी का इंजीनियर अलग, ये अलग, वो अलग। ये डिवाइड ऑफ लेबर तो वहाँ अभी भी हो रहा है, हमारे यहाँ कब था? पनवाड़ी पान का काम करेगा, सिंदूरिया सिंदूर का काम करेगा, सुनार सुनारी करेगा, बढ़ई बढ़ई का काम करेगा, लुहार लुहारी का काम करेगा, पंडित पुरोहिती का काम, सबके काम बटे हुए थे, डिवाइड ऑफ लेबर। और जब राजनीति हुई इसी तरह से हो रही है, तो वो डिवाइड ऑफ लेबर जो था वो डिवाइड ऑफ लेबर में बदल गया, श्रम का विभाजन, श्रमिकों के विभाजन में बदल गया, और देश गुलाम हुआ, देश कई बार गुलाम हुआ। तो अगर
फिर उसी अल्बर्ट आइंस्टीन को जब अमेरिका जाना हुआ तो अमेरिका के किसी सुरक्षा सलाहकार ने उनसे पूछा कि आप ईश्वर को मानते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कहा था कि मैंने गीता से ये लिया था सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, मैं गीता को नहीं मानता हूँ, पर ये दुनिया जितनी विचित्र है उसको ईश्वर जैसा ही कोई चला सकता है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि ब्रह्मा से पैदा हुए कि नहीं हुए, पर मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर होता है और ईश्वर है और वही सृष्टि को चला रहा है। दूसरा सवाल आपका कौन था, उसका भी ले लीजिए। संविधान, हाँ दूसरा सवाल का, पहली चीज तो गोबर फेंके जाते, ये सारी चीजें अगर वो ना होता बाबा तो साहब ने बचा लिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हालांकि औरतों की भी बात की, उसकी बात याद आ गई मुझे, बड़ा लंबा हो जाएगा, पर अगर चाहेंगे तो मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो उनकी यही गलत है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, पहली बात उनकी यही गलत है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 से शुरू हो गई थी या उसके और पहले से शुरू हो गई थी, और संविधान निर्माण की करीब 30-32 कमेटियां थीं, जिसमें एक कमेटी ड्राफ्ट कमेटी भी थी। बाबा साहब उस ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटियां थीं, और उन कमेटियों में बाबा साहब अम्बेडकर हों, मोहनदास करमचंद गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, ये बैरिस्टर की डिग्री तो प्राप्त किए थे, लेकिन ये उतने अच्छे विधिवेत्ता नहीं थे। आपकी दर्शक दीर्घा में ये नीरज जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, मुनीष जी बैठे हुए हैं, ये विधिवेत्ता हैं, ये कानून की बारीकियों को जानते हैं, ये पेशा इनका वकालत। मैं नेतागिरी करता हूँ, मैं इनका सीनियर हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान उतना नहीं है। और इस बात को बाबा साहब ने 1949 में संविधान सभा की अंतिम बैठक के समापन भाषण में कहा था कि यह संविधान मैंने नहीं बनाया है, इसको BN राव ने बनाया है। सर BN राव, उनके बारे में भी जान लीजिए, ये भ्रांति पहले दूर हो जाए। सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव कर्नाटक के थे। सबसे पहली इस देश में ICS, जो आपकी IAS है, वो आज़ादी के पहले तक ICS भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती थी, वो ब्रिटेन में ही होती थी। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ICS हैं, और उसके बाद 1909 में ICS चुने गए, कर्नाटक के टॉपर थे वो, और 50 लोगों के बैच में पहले भारतीय थे। सर बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम उनका है। उसके अलावा वो बहुत सारी जगहों पर है। उनको एक बार ऑफर मिला था, तेज नारायण सप्रू ने उसमें प्रजातंत्री जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी उसमें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री का ऑफर किया था। जो बाबा साहब थे, बाबा साहब 132-33 जो लोग थे उनमें से एक मेंबर थे। और संविधान मैंने बताया कि पहले से बनना शुरू हो गया था, उसमें पाकिस्तान की भी टीम थी, बाद में जो स्वतंत्रता के बाद अलग हुई, और संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतिम सभा पर उन्होंने कहा, तो सर जो जिनका नाम ले रहा था बेनेगल नरसिंह राव, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी रहे, और आपके पश्चिम बंगाल के भी जज रहे। आन यू सांग ऐसा कुछ नाम है बर्मा के प्रधानमंत्री का, जिसके बुलावे पर उन्होंने बर्मा का भी संविधान बनाया है। और उनको आमंत्रित किया गया कि ड्राफ्ट आप बनाइए, और उस ड्राफ्ट को जब उन्होंने बनाया तो उस ड्राफ्ट को बनाने के बाद अंतिम समय पर न केवल बाबू राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड सदानंद सिन्हा थे, उनकी मृत्यु के बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद बने, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हालांकि उन्होंने जो ड्राफ्ट कमेटी के पास, यानी जिसके अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, हालांकि उसमें भी बड़े बड़े विद्वान थे, अयंकर वगैरह, कृष्णन अय्यर, तो उसमें जब रखा गया तो न केवल राजेंद्र प्रसाद जी ने, बाबा साहब ने भी इस बात को कहा कि संविधान बनाने का पूरा श्रेय जो है वो BN राव को है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें काट छाट जो जैसा था वो किया। 1953 में राज्यसभा की कार्रवाई में ये है, जब संविधान संशोधन के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि ये संविधान मैंने नहीं बनाया है, ये मुझ पर थोपा गया है, और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको जला दूंगा। बाबा साहब बड़े बाह्यामय व्यक्तित्व थे, वो बड़े संवेदनशील थे। ये बात उन्होंने ना तो उत्तेजना में कही, ना क्रोध में कही, ना भावना में कही, ना ही किसी नशे में कही। तो ये बात कही कि उन्होंने, और ये फर्जी बात नहीं है। बाबा साहब का BBC का इंटरव्यू है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं बाद में कि ये जो गांधी हैं, इनकी वजह से भारत की आज़ादी नहीं प्राप्त हुई है। बाबा साहब अपने विधि मंत्रालय से इस्तीफा भी दे रहे हैं।
पहले लेबर पार्टी फिर बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बना रहे हैं। तो आपका पहली बात तो ये कहना कि बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, सबसे पहले अंबेडकरवाद यहां से शुरू होता है। ये बाबा साहब भी कर सकते थे जो आप कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, जो मायावती जी ने किया, जो मुलायम सिंह यादव ने किया, जो लालू यादव ने किया, जो रामविलास पासवान ने किया, वो बाबा साहब भी कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब को पता था कि इसका एक बहुत खतरनाक परिणाम सामने बाद में आएगा। हम जाति राजनीति करके और कुछ दिनों के लिए राजनीति और सत्ता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद समाज में जो जहर फैलेगा, उसके बाद जो समाज में कैंसर उत्पन्न होगा, उसकी दवाई कुछ नहीं होगी। और इसलिए उन्होंने यह जाति प्रयोग नहीं किया था। और उस वक्त एक चीज और भी थी, पेटी बुर्जुआ भी उस टाइम तक नहीं थे, इसलिए बाद में जब ये पेटी बुर्जुआ भी उत्पन्न हुए मायावती के समय पर, तो इसके बाद ये राजनीति हुई। लेकिन अब आप परिणाम देखिए, बिहार में लालू पिटे हैं, मुलायम सिंह यादव यूपी में पिटे हैं, मायावती पिटी हैं। पहली शख्सियत यूजीसी कानून के बाद अगर किसी ने यह कहा कि यूजीसी कानून गलत है, तो वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती है, जिन्होंने पहली बार ये नारा दिलवाया था अपने दल से, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो अब आप जब जान लीजिए कि अंबेडकरवाद कहां से शुरू होता है। और कौन सा सवाल है आपका? पहली बात तो मैं इस बात से इनकार करता हूं कि अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान नहीं है। इस संविधान को संविधान निर्मात्री समिति ने बनाया है। अरे किस कल की कोई बात कर रहा था कि इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बनाया है। प्रेम बिहारी नारायण जादा की जो लेखनी थी वो बड़ी सुंदर थी। तो जो संविधान है उसको उन्होंने लिखा है सुलेख में, बहुत सुंदर लिखा है उसको। और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन हर पन्ने में मेरा नाम होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा था अंतिम पन्ने में मेरे बाबा का नाम होना चाहिए, उनका नाम भी लिखा हुआ है लास्ट पन्ने में, क्योंकि उस सुलेख के लिए वही उनके आइडियल थे। आखिरी बात मैं कोट करूंगा, जहां से मैंने आदरणीय पटेल से जो मैंने बात रखी थी, वो मैं बात आखिरी बात पर कोट कर रहा हूं कि दो सवाल थे यहाँ पे। एक अंबेडकरवाद मनुस्मृति, तो जिसका जवाब आपने पहले दे दिया। मैं एक सवाल जो पहले कर भी चुका हूँ कि फिर जातिगत व्यवस्था आई कहाँ से संविधान में, वहाँ से जो जुड़ा हुआ सवाल है कि हम ब्राह्मण या कि हम गौतम जर्नल में, आप मिश्रा जर्नल में, आप पटेल जी ओबीसी में, कौन शूद्र पे आएगा या कि कौन एसटी पे आएगा, कौन एससी पे आएगा, ये व्यवस्था तो मनुस्मृति में नहीं थी। ये संविधान में किस आधार पर लाई गई? ये व्यवस्था लोकतंत्र में राजनीति के आधार पर राजनीति के आधार पर लाई गई। आप ये बताइए कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनको पता चला कि चाहे 5 दिन, चाहे 5 महीने, चाहे 5 साल, चाहे 50 साल, लेकिन एक दिन हमको हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा, हम यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। तो जो भी सत्ता आती है, चाहे जिस दल की सत्ता हो, उसके लिए प्रथम है कि हमको वोट चाहिए, और वोट जब मिलेगा तब हम सत्ता पर बैठेंगे, और उस वोट की प्राप्ति के लिए वो कोई भी कैंसर डेवलप कर सकती है। तो इसलिए जो सरकार उस समय पर सत्ता में आई उसने अपना काम किया, वर्तमान सरकारें जो सत्ता में है वो अपना काम कर रही हैं। क्योंकि मैंने बताया कि अंग्रेज जब को पता चला कि हम भारत से जल्दी चले जाएंगे, तो लंबे समय तक टिकने के लिए उन्होंने क्या किया, इस देश में छोटे छोटे संगठन बनाए। आप यकीन नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी एओयूम कौन बनाया? अंग्रेज। यूनियन जैक जिंदाबाद। ओबले कौन? आपकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यूनियन जैक जिंदाबाद। यहां तक कि कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसको भी किसी अंग्रेज ने बनाया। और राजा महाराजाओं के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया, यूनियन जैक जिंदाबाद। आपके इलाकेदार पवाईदारों के लिए क्या बनाया? लैंड होल्डर एसोसिएशन बनाया, यूनियन जैक जिंदाबाद। व्यापारियों के लिए क्या बनाया? फिक्की बनाया, यूनियन जैक जिंदाबाद। जाति सभाएं बनाई, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, जाति नेता खड़े किए, अंबेडकर, पेरियार, यूनियन जैक जिंदाबाद। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमको अगर सत्ता में रहना है तो इनको आपस में ही इसी तरह से ये उलझे रहे। और तब तक सच्चाई ये थी कि जो जनता का दमन करता था वो यही लोग करते थे। ये इलाकेदार, पवाईदार, राजा महाराजा, ये अधीन थे अंग्रेजों के। तो जो आम जनमानस था उसको किसी भी प्रकार से अंग्रेज से कष्ट नहीं था। उसकी प्रताड़ना किससे होती थी? जमींदारों से। और बाबा साहब अंबेडकर का मैं विरोधी नहीं हूं, उन्होंने अपनी जात के बड़े आइडियल थे वो, और उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो बाहर पढ़ लिख करके आए थे और राजनीति के बड़े महत्वाकांक्षी थे। तो उनको वित्त मंत्रालय चाहिए, इस कारण से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर को जो संघर्ष, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ना तो जो हो रही थी वास्तव में, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, बधुआ मजदूरी की, वो तो गांव में हो रही थी, वो तो जमींदारी में हो रही थी।
तो वहां उन्होंने संघर्ष नहीं किया। और आज भी जो राजनीति चल रही है वो किसकी चल रही है? केवल वोट प्राप्त की राजनीति चल रही है। और इस वोट प्राप्त की राजनीति में कैंसर डेवलप हो रहा है समाज में, और उस कैंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जिस दल के सदस्य हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उसके बावजूद भी यहाँ पर यूजीसी का विरोध करने आया हूँ। आप क्षमता दिखाइए, आप मनुष्य हैं, और क्षमता दिखाइए कि समाज में जहर न फैले। वो जहर फैलेगा तो ना आपके बच्चे को देखेगा ना मेरे बच्चे को देखेगा। कम शब्दों में मैं बस वही बात सिर्फ आखिरी कोट पर कि जो बात मैंने वहाँ पे रखी है, आपने बात रखी थी कि मनुस्मृति से नहीं ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन मैं वही बात, जाति संविधान में ही डिवाइड की गई है कि आप ओबीसी हैं, आप एसटी हैं, आप एससी हैं, आप सामान्य हैं। ये वर्गीकरण तो ऑलरेडी संविधान में किया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या बस आखिरी लाइन पर यहीं से हम डिबेट समाप्त करेंगे? अंतिम लाइन में जी जी जी। भाई साहब ने कहा कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बना, बिल्कुल कमेटी बनेगी। यहाँ भी हम सब बैठे हैं तो हम अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जज साहब फैसला सुनाएंगे। तो लड़ती सेना पर नाम सेनापति का। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे राव साहब, संकलन समिति के। ये देश भारत भर से नहीं बना, इसमें आयरलैंड का भी लिया, अमेरिका भी कुछ चीजें ली गई, कुछ बर्मा की ली गई, संकलित किया था। पर अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने इसको लागू किया। तो नाम तो उसी का चलता है, राजा का चलता है। दूसरी आपने एक बात कही कि आइंस्टीन, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि उस समय आइंस्टीन की तो जवाहरलाल नेहरू आइंस्टीन के साथ निकलते थे, और अब एपस्टीन निकल रहा है, तो देश कहां पहुंच रहा है ये सब तो सबको पता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने एक बात कही जातिवाद की, तो कि कहां से आया संविधान में। एक बात हमको बता दीजिए, यदि आरक्षण नहीं होता, यदि आप मौका नहीं देते, तो गरीब आदमी को हम यहाँ बैठने का, आप किसी गरीब आदमी को क्यों बुला सकते हैं? एक मिनट। तो आरक्षण अगर देना था, गरीब को अमीर बनाना था, उसके लिए एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और सामान्य में क्यों बांटा गया? दो वर्गों में बांटना चाहिए, एक गरीब जात, एक अमीर जात, या कि एक पिछड़ा, एक सामान्य, सिर्फ दो ही जाति होनी चाहिए। फिर ये अलग अलग डिवाइडेशन क्यों? उसी में एक जुड़ा हुआ। और ये कैसे निर्धारित हुआ? क्योंकि सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी एक गरीब हो सकता है, एक पिछड़ा हो सकता है जो भूखा मर रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र में ये है, तो ये कैसे संविधान में बैठे डिवाइड हो गया कि वो जो सामान्य वर्ग का भूखा व्यक्ति बैठा है वो सामान्य का अधिकारी है, ना कि पिछड़ा का अधिकारी है? वो कैसे डिवाइड हो? आप 1 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल। गरीब ब्राह्मण है तो उसको भी छुआछूत का सामना करना पड़ता था क्या? हमको सवाल का जवाब दीजिएगा। गरीब ब्राह्मण है तो वो ऊपर ही बैठेगा, जमीन पर वो नहीं बैठेगा। बैठेगा कौन? दलित ही बैठेगा, आदिवासी ही बैठेगा। गरीब राजा है या गरीब क्षत्रिय है, आप तो फिर मनुस्मृति में पहुंच गए। अरे आपने बोला ना कि अमीर गरीब। देखिए अमीर भाई, आपने सवाल किया ना, उसी का जवाब दे रहा हूं बड़ा शार्ट में, कि बटे हुए थे काम ना भाई। जो दलित है वो किसी भी जानवर मर जाता था तो उसके चमड़े को निकालने का काम करता, ब्राह्मण निकालेगा? नहीं निकालेगा। तो वो निकालेगा। तो ये जब सब सारे काम के आधार पर आपने जाति बनाई, तो उन्हीं जातियों का संकलन किया गया कि कैसे इनको अमीर बनाने का नहीं था। भाई साहब, आपसे फिर कह रहा हूं, संविधान पढ़िए, और भाई साहब भी पढ़े। कहते हैं आपने भी बहुत सारी बात की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब पार्टी का डिबेट होगा तो मुझे पता है कि आप क्या बोलेंगे, मैं भी बोल लूंगा। इतना कमजोर नहीं हूं, भले आप 95% ज्ञानी हो, इसकी बात नहीं। पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अमीर बनाने के लिए नहीं है आरक्षण। आपसे किसने कह दिया भाई? मैं फिर शुरू में कह रहा हूं कि जो आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपको कुर्सी मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी। हम जमीन में बैठना चाहते हैं, हम समानता का चाहते हैं कि यदि कुर्सी आपको मिले तो कुर्सी हमको मिले। इस चीज का आरक्षण था। धनवान बनाने का कौन सा आरक्षण है भाई? गरीब तो सब जाति में होंगे, हम इसका कहां विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, बनिया भी है, तेली भी, तमोली भी है, कुर्मी भी है, काची भी, सब गरीब है। तो मैं धनवान बनाने के लिए आरक्षण नहीं है, सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से ही चलेगा, क्योंकि मनुस्मृति ये कोई प्रजा लोकतंत्र में ना बाइबिल को दिया जाएगा, ना कुरान को दिया जाएगा, ना गीता को दिया जाएगा। ये हमारे पूज्य हैं, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये हमारी इतिहास है, ये हमारी धरोहर है। पर इन धरोहरों
के आधार पर हम समाज का निर्माण करें, लेकिन सामाजिक समानता प्रजातंत्र में संविधान से मिलेगी। अंबेडकर और जो आपने बताया, देखिए ऐसा कि है, ये अमीर और गरीब बनाने के लिए नहीं बल्कि ये समानता लाने के लिए, क्या ये प्रमुख बात है। वहीं से आप बात समाप्त करें, इसके बाद हम निर्णायक भूमिका पर। उसके अलावा उन्होंने कहा, जब मैंने अंबेडकर पर एक बात कही कि उन्होंने नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा राजा का नाम चलेगा। है वो 5% बताते हैं कि हम हैं 5%, आप 95 हैं, ज्ञान में भी, विद्वता में भी, धन में भी। आपने खुद कहा। नहीं, मैं कहता हूँ तो राजा अंबेडकर कैसे हो गए, जब वहां पर विधि के इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद, तेज नारायण सप्पू, कैलाशनाथ कटाजू, हरि सिंह गौड़, संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे। संविधान सभा के अध्यक्ष लॉर्ड सदानंद सिन्हा थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। उसकी तरह कम से कम 32 कमेटियां थी। ये बात आप बार बार उसी बात पे आ रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, समानता अगर आप चाहते हैं तो अभी एक फूहड़ व्यक्ति ने बोला था कि ब्राह्मण अपनी बिटिया जब नहीं ब्याहेगा तब तक आरक्षण नहीं समाप्त होगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की किस सरकार में दम है कि ब्राह्मण की बिटिया ब्याह ले? और जब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी, अस्पृश्यता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, जब तक कानूनों में दूरी रहेगी, ये असमानता बढ़ती जाएगी। इस जहर का अगर कोई सरकार के अतिरिक्त दोषी है, केवल वो वर्ग है जो ये मान रहा है कि हमारे हित में काम हो रहा है, जबकि उसका सत्यानाश हो रहा है। बस इतनी बात करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों अपने कटघरे पर बैठे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन आज इसके कंक्लूजन पर कौन सी बातें निकल कर आती हैं निर्णायक की भूमिका पर, आदरणीय सुधीर शुक्ला जी की उपस्थिति है। मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस डिबेट पर आप अपनी आखिरी और निर्णायक भूमिका निभाएं। कचहरी में बहस बहुत ही सार्थक रही और समाज में लोगों को दिशा देने के लिए भी एक सार्थक बातें बहुत कुछ आई हैं। मैं दोनों विद्वान महानुभावों से यह आग्रह करूंगा कि आप दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छी और बहुत समाज को एक दिशा और प्रेरक के रूप में आप लोगों की, दोनों लोगों की बातें रही। केवल एक चीज़ कहना है, आपने 2-3 बात कही। पहले प्रश्न में आपने कहा निर्धन लोग भी, उसमें आपने निर्धन भी जोड़ा था यूजीसी वाले में। तो निर्धन में तो सभी वर्गों में है और संपन्न भी सभी वर्गों में। तकलीफ इस बात की है कि आज आप दोनों लोगों को आमने सामने बैठ के डिबेट करना पड़ा। इसकी वजह यूजीसी से तकलीफ यही है, मेरे आपका बराबर का भाईचारा, कोई अस्पृश्यता नहीं है और दोनों लोग विद्वान लोग हैं और अपने अपने विषय के बहुत जानकार हैं। और आपने जो कचहरी में जितना भी पक्ष रखा है बहुत सार्थक रखा है और बहुत सी बातें आई हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा न लेके, आप बहुत जल्दीबाजी में इसलिए 2 बोल दिया, नहीं विषय तो मैं आपके सभी प्रश्नों को एक शब्द रखा था, पर ये जो मेरे विषय थे ये आ गए। आपने एक बात कही कि जाति न पटेल गड़बड़ है न ब्राह्मण गड़बड़ है, वाद गड़बड़ है। वाद कहाँ से आता है? वाद अधिकतर अनपढ़ लोगों से नहीं आता, बहुत सक्षम पढ़े लिखे लोगों के बीच से ही वाद आता है। ये नहीं आना चाहिए। जब अपना भारत देश विकासशील देश की ओर अग्रसर है तो यहाँ इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें, अपने देश का विकास हो, विश्व में नाम करे, और जब इस तरह की बातें आएंगी तो हम विश्व गुरु की कल्पना नहीं कर सकते। और अब जैसे बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, इसी तरह डिबेट में आते रहेंगे तो निश्चित इस देश में बदलाव होगा। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाइज्जत बरी किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने दोनों मेहमानों का, जिन्होंने सामाजिक मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी इन्विटेशन को, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हम ये विश्वास आप तमाम दर्शकों को दिलाना चाहते हैं कि ये मुद्दा, जैसा कि आदरणीय पटेल जी ने कहा था कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर हम कई वर्षों तक बात कर सकते हैं। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि इस मुद्दे पर और गहराई से बातें हों और समय समय पर इस विशेष मुद्दे पर हम आप सभी तक इन बातों को लेकर आएँ। इन तमाम शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें विन की कचहरी। धन्यवाद, प्रणाम।